तो बच्चों अभी तक जो है हमने हमारे सूक्ष्म जीव को 4 वर्गीकरण करके उन्हें पढ़ा था। कौन-कौन से जीवाणु देखे थे हमने, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के माध्यम से पढ़ा था। और उसके बाद जो है हमने एक और टॉपिक पढ़ा था इस पे, वो था विषाणु। फिर बच्चों हमने देखा था कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कभी-कभी हमारे लिए मित्र साबित होते हैं और कब जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियां दे जाते हैं। फिर हमने बहुत सारी बीमारियां देखी थी कि कौन-कौन सी बीमारी किसके माध्यम से संचार हो सकती हैं, हम तक पहुंच जाती हैं और इन बीमारियों से हम किस प्रकार से जो है बच सकते हैं। अब बच्चों हम हमारे सूक्ष्म जीव से ही जुड़ा हुआ एक और विषय पढ़ते हैं जो कि है खाद्य परिरक्षण, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमने देखा है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें बीमारियां ही नहीं देते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों को भी खराब कर देते हैं, कपड़ों तक को खराब कर देते हैं। तो इस विषय में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से हमारे खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव से जो है बचा सकते हैं। तो अब ये जो है टॉपिक हम शुरू करते हैं। बच्चों आपने ये बुद्धिशीलता का प्रश्न आपने खुद ने भी जाना होगा और शायद आप में से बहुत लोगों का इसको जवाब भी पता होगा कि जब हम आम को कुछ दिनों के लिए रखते हैं, बिना खाए छोड़ देते हैं, तो वो खराब हो जाता है ना, वो सड़ जाता है, गीला सा हो जाता है ना। पर जो हमारा अचार होता है, उसी आम से बना हुआ जो अचार है, वो हमारा सालों सालों 1 साल तक भी जो है खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इसमें कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ मिले हुए होते हैं जो उसे सूक्ष्म जीव के अटैक से, आक्रमण से बचाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या मिला हुआ होता है। तो बच्चों इसमें जो है, जो तेल मिला हुआ होता है और जो नमक रहता है, ये दोनों चीजें जो है वो इसे सूक्ष्म जीव से बचाती हैं, उनके आक्रमण से बचाती हैं। तो बच्चों खाद्य संरक्षण की आवश्यकता क्यों है हमें? क्योंकि हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो उन पे आक्रमण कर देते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हमें खाद्य संरक्षण की आवश्यकता होती है। खुले में ब्रेड रखी होगी तो उसे जो है कवक उस पे आक्रमण कर देगा और उसे जो है खराब कर देगा। हम उसे जो है अब नहीं खा सकते हैं। जो दूषित भोजन हो जाता है, जिन पे जो है सूक्ष्म जीव आक्रमण कर देते हैं, उनसे क्या आने लगती हैं? दुर्गंध आने लगती है, वो खराब हो जाता है, उनका रंग रूप जो है वो बदल जाता है। फिर उनके साथ साथ में उनका जो है स्वाद बदल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा खाना जो है बच्चों वो व्यर्थ हो जाता है। तो इस खाने के व्यर्थ को बचाने के लिए हमें खाद्य संरक्षण की आवश्यकता होती है। हम अनेक तरीकों से जो है खाद्य संरक्षण हमारे घर में करते हैं। अब बच्चों आप जानेंगे कि मम्मी ऐसा क्यों करती है, मम्मी वैसा क्यों करती है। बहुत सारी चीजें जो आप देखोगे कि अच्छा इस वजह से इसमें ये चीज डलती है ताकि इसे जो है बचा सके। बहुत सारी चीजें आपको अब आपके सामान्य जीवन में, जो रोजमर्रा के जीवन में आपने कभी ध्यान नहीं दी होंगी, वो अब आप ध्यान देंगे कि इस कारण से ये चीजें होती हैं या डाली जाती हैं। तो बच्चों क्या भोजन का एक प्रश्न है कि क्या भोजन का खराब होना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है? बच्चों दो तरीके की प्रतिक्रिया होती है, एक रासायनिक होती है, एक भौतिक होती है। तो भोजन का खराब होना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है क्या? हाँ, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया वो होती है जो वापस से बदली नहीं जा सकती है। बच्चों जो भोजन है एक बार खराब हो गया सो खराब हो गया, वो वापस से जो है ठीक नहीं हो सकता। अब वो जो खराब है वो खराब है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो वापस से पलटी नहीं जा सकती, उन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो भोजन का खराब होना भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। अब हम देखेंगे कि इसके रासायनिक उपाय क्या है। तो बच्चों जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं हमारे खाद्य परिरक्षण के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे परिरक्षक कहा जाता है। परिरक्षक, क्योंकि ये उसका रक्षण करते हैं इसलिए हम उसे कहा जाता है परिरक्षक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए या उसे जो है नष्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? परिरक्षक का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से परिरक्षक हम जो है रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं? वो है बच्चों नमक, तेल, शक्कर। अब आप समझ गए होंगे कि अचार जो है वो खराब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमक और तेल होता है। ये क्या करते हैं बच्चों? जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं।
क्या करते हैं, वृद्धि को रोक देते हैं, वृद्धि वापस होने नहीं देते हैं। उसी प्रकार बच्चों सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो होते हैं ये भी परिरक्षक की तरह काम करते हैं, इन्हें हम परिरक्षक की तरह उपयोग में लेते हैं। जैम और स्क्वैश, जो जैम हम खाते हैं मीठा मीठा, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उसे संदूषित होने से बचा सके। अब बच्चों हम एक एक करके इनके सबके तरीके देखेंगे कि किस प्रकार से ये परिरक्षण करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे नमक। नमक कैसे जो है परिरक्षण करता है। तो हमने देखा है बच्चों की जो नमक होता है वो हम अचार में डालते हैं ताकि उसे सूक्ष्म जीव के आक्रमण से बचा सके। उसी प्रकार हम जो है मांस मच्छी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, परिरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, जो मछली होती है, मांस होता है, उसके आसपास पूरा नमक छिड़क देते हैं, उसे नमक से जो है ढक देते हैं। नमक क्या करता है बच्चों कि अगर यहाँ पे कोई सा सूक्ष्म जीव आ भी जाता है तो नमक में क्या होती है, ज्यादा सांद्रता होती है। सांद्रता जो होती है बच्चों, कंसंट्रेशन जो होता है वो नमक में ज्यादा होता है, तो आसपास जो है वो सांद्रता बढ़ा देता है। अगर सूक्ष्म जीव इन ज्यादा सांद्रता में आ जाता है तो जो सूक्ष्म जीव है उसके शरीर की सांद्रता नमक से कम होगी, तो उसके अंदर का जो द्रव्य है वो बाहर आ जाएगा, उसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी और इस प्रकार से जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नमक जो है ज्यादा सांद्रता होने के कारण बहुत सारी चीजों में परिरक्षण की तरह काम करता है। मांस मच्छी को जो है वो सूक्ष्म जीव के आक्रमण से बचा देता है। उसी प्रकार जो हम आम, आंवला, इमली जो बनाते हैं बच्चों, इनके लिए भी नमक का उपयोग करते हैं ताकि इनका भी परिरक्षण हो सके। इसमें भी यही करेंगे कि सूक्ष्म जीव अगर आएगा तो वो क्या करेगा, उसके द्रव्य को बाहर निकाल देगा और उसकी जो है वो मृत्यु करा देगा, उसकी वृद्धि जो है उसको रोक देगा, ताकि हम लंबे समय के लिए जो है उन चीजों को बचा सकें। बच्चों हम देखेंगे अब कि चीनी द्वारा किस प्रकार से परिरक्षण होता है। तो बच्चों जिस प्रकार से नमक कैसे करता था, ज्यादा सांद्रता होने के कारण परिरक्षण करता था, उसी प्रकार चीनी भी जो है उसमें भी ज्यादा सांद्रता होती है, तो वो जो है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देती है। जैसे हमने जैम, जेली, स्क्वैश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या करता है, जो चीनी होती है बच्चों वो नमी नहीं आने देती, उसको थोड़ा सख्त रखती है, और साथ में ही ज्यादा सांद्रता होने के कारण जो जीव अगर वहां पे आक्रमण करते भी हैं तो उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से खाने को जो है खराब होने से, जीवाणु के अटैक से जो है चीनी उसे बचा लेती है। बच्चों अब जो है हम देखेंगे तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तो बच्चों तेल और सिरका जो हम उपयोग करते हैं उसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि उसके अंदर जीवाणु जो रहते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए हम जो है इसे अचार में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है अचार की जीवन काल बढ़ा देता है, ज्यादा समय तक हम अचार को इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उसमें तेल रहता है, ऊपर की जो परत होती है उसकी हम तेल की रखी जाती है ताकि जो सूक्ष्म जीव है उसमें अंदर ना जा सके। इसी प्रकार ये जो है सब्जियों, फल, मछली और मांस का परिरक्षण में भी इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे ठंडा और गर्म करना। तो बच्चों हम अगर ज्यादा गर्म करते हैं, अगर हम चीजों को उबालते हैं तो सूक्ष्म जीव जो है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा उबालने से, ज्यादा टेम्परेचर देने से सूक्ष्म जीव की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमें कोई चीज को संभाल के रखना है और अगर वो जलीय पदार्थ है तो हम उसे उबाल के रख सकते हैं ताकि सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाए। हम जो है हमारा खाना बच्चों काय में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठंडी जगह पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ठंडी जगह जो रहती है, कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। गर्मी क्या करती है, उनको नष्ट कर देता है, और ठंडक जो रहती है वो उनकी वृद्धि को रोक देती है। क्या बच्चों, गर्मी जो रहती है वो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु करवा देती है, उन्हें नष्ट कर देती है, और जो ठंडक होती है वो उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत समय जो गर्मी के समय आपका खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है, दूध वाली जो चीजें हैं बहुत जल्दी खराब होने लग जाती है, फट जाती है। वही ठंड के समय जो है वो ज्यादा समय तक वो चीजें सही रहती हैं। क्यों रहती है, क्योंकि ठंडक के समय उनकी जो सूक्ष्म जीवों का जो समय काल है वो कम हो जाता है, वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। तो बच्चों ऐसे ही दूध को जो है हम स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, उबालते हैं ताकि उनमें जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाए।
बच्चों, जो हमारे घर में सामान्य दूध होता है उसके मुकाबले जो पैकेट का दूध जो हम लेके आते हैं बाहर से, वो ज्यादा समय तक खराब नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर का पैकेट का दूध होता है वो पाश्चुरीकृत दूध होता है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, कि जब हम उसे पैकेट में बंद करने वाले होते हैं उसके पहले हम उस दूध को 70 डिग्री यानी कि ज्यादा तापमान में 15 से 30 सेकंड तक रखते हैं। फिर जैसे ही 15 से 30 सेकंड उसको ज्यादा तापमान में रखा और ऐसे ही उसे जो है खूब जल्दी से जो है ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है, जैसे ही हमने पहले देखा था कि गर्म करने से क्या होंगे, उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब कुछ सूक्ष्म जीव जो बच भी गए, हमने एकदम से क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो उस ठंडे करने से उसकी जो वृद्धि होती है उन सूक्ष्म जीवों की बहुत कम हो जाती है, वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद ठंडा करके उसे जो है हम उसका भंडाराकरण कर देते हैं। इस प्रकार से वो जो दूध रहता है वो ज्यादा समय तक चलता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? पाश्चुरीकरण क्रिया कहा जाता है। ऐसे दूध को पाश्चुरीकृत दूध कहा जाता है। और ये पाश्चुरीकृत इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो प्रक्रिया की खोज है वो बच्चों किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। इसलिए जो है इनके नाम पर ही इस क्रिया को रखा गया है। पाश्चुरीकरण क्या किया? पाश्चुरीकरण में हमने बच्चों पहले जो है दूध को गर्म किया और फिर उसे एकाएक ही ठंडा कर दिया, जिससे कि जो है सूक्ष्म जीव गर्म होने से नष्ट हो गए और ठंडे होने से उनकी वृद्धि, जो बच गए थे उनकी वृद्धि बिल्कुल कम हो गई। इस प्रकार से जो दूध है वो ज्यादा समय तक चल पाएगा। बच्चों, आजकल जो है हम क्या करते हैं, हम जो है हमारे मेवे और सब्जियां जो होती हैं, सूखे मेवे सब्जियां, जो चीजें खराब होने वाली रहती हैं, उन्हें वायुरोधी सील यानी एयरटाइट सील वाले पैकेटों में जो है बंद करके रखते हैं। इस प्रकार से ताकि जो है ये चीजें खराब ना हो, वायु के माध्यम से जो है सूक्ष्म जीव इसके अंदर ना आ सके और इन्हें जो है खराब ना कर सके। इसलिए हम इन्हें इस प्रकार के डब्बों में रखते हैं। बच्चों, जब हमने हमारे सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पढ़ी थी कि किस प्रकार से वो हमारे काम आते हैं, उसमें मैंने आपको एक शब्द याद कराया था, वो था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और वहां से जो है बस शब्द याद करा के ही मैं वहां से चुपके से आपको लेके चली गई थी। अब जो है वो हम इस विषय को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो विषय है बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे अलग से हमें पढ़ना था क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है हम इसे अब अलग से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं कि ये हमारा जो बच्चों वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद है, वायुमंडल जो है बच्चों उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद है वो किस रूप में है? वो N2 गैस के रूप में है। N2 गैस जो है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल गैस है, यानी कि बहुत ज्यादा स्थिर गैस है, क्योंकि ये जो है 3 बंधक से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से जो है वो हमारे वायुमंडल में मिलती हैं। पर बच्चों, ये जिस रूप में मिलती हैं ये हमारे किसी काम की नहीं। कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़ करके ये किसी भी जीवों के लिए इस रूप में काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है दूसरे रूपों में बदलेंगे जिसमें कि हम इसे काम में ले सकते हैं। तो बच्चों, जो नाइट्रोजन को दूसरे रूप में बदलने की जो क्रिया होती है जिसमें हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है किसमें बदल दिया जाता है? अमोनिया में बदल दिया जाता है, जो हम फिर इसे इस्तेमाल कर सकें। तो बच्चों, जो हम इसको N2 को यानी कि वायुमंडल में पाए जाने नाइट्रोजन को अगर हम अमोनिया में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ताकि जो है हम उसे इस्तेमाल करने वाले रूप में बदलने को हम डायएज़ोट्रॉफी या फिर जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। अब हम देखेंगे जीवाणु राइजोबियम क्या होता है बच्चों। कुछ जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि दाल के जो पौधे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम है वो एक बैक्टीरिया करता है, जीवाणु करता है, जिसका नाम होता है राइजोबियम। कौन करता है बच्चों? राइजोबियम करता है। ये जो है बच्चों सहजीवी संबंध रखते हैं एक दूसरे से। कौन? ये जो जीवाणु है और जो हमारे फलीदार पौधे हैं, ये एक दूसरे से जो है किस प्रकार के संबंध रखते हैं?
सहजीवी मतलब साथ में जीने मरने वाली कस्में खाते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। राइजोबियम जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा। नाइट्रोजन को जो है किस फॉर्म में उपलब्ध कराएगा, अमोनिया या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में रूप में उपलब्ध कराएगा। और पौधे जो है वो इन्हें क्या कर देंगे, पौधे इन्हें अपने रहने की जगह देंगे और साथ में ही कुछ खाना देंगे। इस प्रकार से जो फलीदार पौधे हैं इसमें ऐसे गोले गोले से गांठ बन जाती है बच्चों, ये इन्हें क्या कहा जाएगा, गांठ, जिनमें जो है ये रहते हैं और इस प्रकार से ये इनकी सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब आप क्या कभी जानते हैं कि बच्चों जब बिजली कड़कती है तब भी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बिजली गिरना यानी कि ऊर्जा मिलना, जब नाइट्रोजन ऊर्जा मिलती है तो ये जो बंधक इसमें बने हैं, 3 बॉन्ड जो है इसमें, ये टूट जाते हैं और ये भी जो है अमोनिया में बदल जाती है या कोई से दूसरे रूप में बदल जाती है। पर बच्चों जो हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है वो वायुमंडल में हमेशा स्थिर रहती है। किस प्रकार से रहती है वो हम आगे देखेंगे। नाइट्रोजन का महत्व क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन है बच्चों वो सभी जीवों में, सिर्फ हम में नहीं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब में ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किससे बनता है, उसका सबसे बड़ा पदार्थ जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब जो हमें जिससे खाना मिलता है, जो पेड़ पौधे जिससे खाना बनाते हैं, किस 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 पदार्थ की वजह से खाना बन सकता है, क्लोरोफिल। तो बच्चों उस क्लोरोफिल में भी सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारा संवांछित डीएनए बच्चों किससे मिलके बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है, जिसमें हमारी अनुवांछित जानकारी होती है। ये महत्वपूर्ण काम में भी कौन काम आ रहा है, नाइट्रोजन काम आ रहा है। विटामिन जो हमें चाहिए होते हैं वो भी नाइट्रोजन के ही बने हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो बच्चों प्रोटीन ही नाइट्रोजन बना रहा है, तो हमारे जीवों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बच्चों अब जो है हम देखेंगे कि पौधों के लिए नाइट्रोजन कैसे उपलब्ध होता है। हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है बच्चों वो तो कैसी है, वो अभी हमने देखी कि वो तो गैस के रूप में है, N2 के रूप में है, वो तो कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उन्हें किस में बदल देते हैं, वो उसे अपने उपलब्ध रूप में बदल देते हैं, वो उन्हें अमोनिया यानी कि NH3 के फॉर्म में रूप में बदल देते हैं, उनका यानी कि स्थिरीकरण कर देते हैं। फिर बच्चों जो अमोनिया होता है, पेड़ पौधे जो है अमोनिया को सोखते तो है, कुछ मात्रा में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन पेड़ पौधों के अंदर जाता तो है। किनके माध्यम से जाता है, जड़ों के माध्यम से जाता है, पर इतनी आसानी से जो है अमोनिया के रूप में पेड़ पौधे इसको नाइट्रोजन को सोख नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, इस कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बच्चों, नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर ये जो नाइट्रेट होता है बच्चों बहुत आसानी से जो है पेड़ पौधे जो है पानी के साथ इसे अपने अंदर ले लेते हैं और फिर इससे जो है पेड़ पौधों के अंदर सारे पादप के प्रोटीन्स बनते हैं, क्लोरोफिल्स बनता है जिससे कि खाना बनता है पौधों का, और फिर उसके पौधों के माध्यम से जो है वो अगर जीव जंतु उसका सेवन कर रहे होते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है जीव जंतु तक पहुंचता है। क्या हुआ बच्चों, एक और बार हम देखते हैं कि जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए सीधा उपयोग में नहीं होता है, तो वो हम किस में बदलते हैं, हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिसके माध्यम से जो नाइट्रोजन होता है उसको हम अमोनिया में बदलते हैं। इसकी जो मेथड होती है बच्चों वो ऐसी होती है कि जो N2 मिलता है इसके साथ में हम हवा में जो है हाइड्रोजन है वो काम करता है, इसमें हम जो है ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा के साथ मिलकर के जो है ये अमोनिया बना देता है। फिर जो बच्चों ये अमोनिया रहता है पेड़ पौधे इसको आसानी से सोख नहीं सकते हैं, सिर्फ कुछ मात्रा में ही अमोनिया को पेड़ पौधे सोख पाते हैं, इसलिए अमोनिया को कुछ सूक्ष्म जीव जो है सूक्ष्म जीव की मदद से NH3 को वो किस में बदल देते हैं, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं। फिर इस रूप में जो है पेड़ पौधे सबसे आसानी से नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। फिर उससे जो है बहुत चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सारे प्रोटीन बनेंगे और बाकी सारी चीजें, क्लोरोफिल बनेगा और फिर पेड़ पौधों के माध्यम से वो जो प्रोटीन नाइट्रोजन है वो जीवों तक पहुंच जाता है।
बच्चों अब जो है हम देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में वापस कैसे आती है। हमने देखा था, मैंने बोला था कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा कैसी है बच्चों, स्थिर है। वो क्यों है वो मैंने बोला था आगे पता चलेगी। तो अब हम देखेंगे कि उसकी मात्रा जो है वो स्थिर क्यों है। बच्चों पहले तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो वायुमंडल से है वो तब्दील होकर जो है दूसरा रूप ले रही है और वो हमारे पेड़ पौधों तक पहुंच रही है नाइट्रेट की मदद से, नाइट्रेट बना करके। अब जो है बच्चों वो जो नाइट्रेट से क्या बना, हमारे बाकी सारी चीजें बनी, जैसे कि प्रोटीन बना। ये अब किसमें गया, जंतुओं का प्रोटीन भी इसी से बना, पादप के प्रोटीन भी इसी में बने। फिर जब ये जो पेड़ पौधे जंतु जो है बच्चों, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो जब इनका सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी प्रोटीन है, वो कहाँ आ जाएंगे, वो वापस से जो है मिट्टी में आ जाएंगे। अब जो है बच्चों मिट्टी में ये खनिज पदार्थ, प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन उपलब्ध है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी से जो है जो दूसरे पौधे हैं वो उन्हें वापस ले लेंगे और इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन का चक्र चलता रहेगा। कुछ जो होंगे बच्चों, जो नाइट्रोजन मिट्टी में पाया जाएगा, जब मृत्यु के बाद उसको अपघटन के बाद जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिला, उसको जो है कुछ सूक्ष्म जीव वापस से नाइट्रोजन गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से इसका जो है चक्र पूरे समय चलता रहता है। वायुमंडल से मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से जो है वायुमंडल में जाएगा, पेड़ पौधे से जीव जंतु में जाएगा, जीव जंतु जब मर जाएंगे तो फिर से दूसरे पेड़ पौधों में उसका परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको जो है हम इस नाइट्रोजन चक्र को एक बार पूरा पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। क्या होता है बच्चों, वातावरण में जो नाइट्रोजन मिलता है, वायुमंडल में जो हमें नाइट्रोजन मिलता है, वो कैसा होता है, वो गैस फॉर्म में होता है, गैस रूप में मिलता है। जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है और इस माध्यम से क्या होता है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। वो किस में बदल जाता है, वो जो N2 होता है वो सूक्ष्म जीव के माध्यम से अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया में कैसे बदला बच्चों, वो N2 और H2 मिल जाते हैं, साथ में ऊर्जा के नाम पे लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो ये किस में बदल जाते हैं, ये अमोनिया में बदल जाते हैं। फिर जो बच्चों अमोनिया होता है वो किस में बदलता है, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो उसे नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है पेड़ पौधे उसे आसानी से सोख नहीं सकते हैं, इसलिए ये नाइट्रेट में बदल गया। फिर अगर हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है तो हम सूक्ष्म जीव के द्वारा लैब में भी जो है नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकते हैं इस नाइट्रेट के द्वारा। फिर क्या होता है बच्चों, ये जो नाइट्रेट है वो पेड़ पौधे सोख लेते हैं। फिर जितने भी इनके प्रोटीन्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, इनके माध्यम से ये सारी चीजें बनाते हैं, नाइट्रोजन के माध्यम से ये सारी चीजें बनती हैं। फिर पेड़ पौधों से में जो नाइट्रोजन बना, वो उनके चीजें इस्तेमाल करने से जीव जंतुओं में भी वो नाइट्रोजन आता है। फिर इनके भी जो है प्रोटीन और बाकी सारी चीजें जो है वो नाइट्रोजन से बनती हैं। फिर जब ये बच्चों मर जाते हैं तो वो जो है नाइट्रोजन पुनः जब अपघटन, सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं मृत पदार्थों का, तो ये जो है वापस से हमारी मिट्टी में आ जाता है और मिट्टी से जो है वो वापस से या तो क्या होगा, जो मृत पदार्थों से जो हमें नाइट्रोजन मिला है वो वापस से पेड़ों के द्वारा दूसरे पेड़ में चला जाएगा और फिर से ये सारा जो चक्र है वो चलता जाएगा। या फिर जो है कुछ सूक्ष्म जीव उस अमोनिया को किस में बदल देंगे, नाइट्रेट में बदल देंगे। नाइट्रेट जो है उसको कुछ सूक्ष्म जीव उल्टा काम करेंगे और उसको अमोनिया में बदल के वायुमंडल के नाइट्रोजन में भी बदल सकते हैं। बच्चों जो उल्टी वाली चक्र है वो हम एक और बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि पहली वाली जो चक्र थी वो तो हमने 2 बार दोहरा ली है। अब ये वाली चक्र भी हम एक और बार दोहरा लेते हैं। क्या होता है बच्चों, जब पेड़ पौधे या फिर जो जीव जंतु हैं वो मृत होते हैं तो फिर क्या होता है, मृत्यु होने पर उनका अपघटन होगा। कौन उनका अपघटन करेगा, सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करेंगे। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, प्रोटीन जो पाए जाते हैं, उनका क्या करेंगे, वो बिल्कुल कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो मिट्टी में लीन हो जाएंगे। खनिज पदार्थों को मिट्टी में मिला देगा। कौन मिला देगा, सूक्ष्म जीव अपघटन करके, पेड़ पौधों का अपघटन करके उसे मिट्टी में मिला देगा। अब मिट्टी में वो मिल गई तो उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला क्या कि मिट्टी में मौजूद जो दूसरा पेड़ पौधा है वो उसे ले ले,
और बाकी जो पहले से क्रियाएं कर रहे थे, जैसे कि जो भी चीजें बनानी है अपनी वो बना ले, या तो फिर जो है कुछ दूसरे सूक्ष्म जीव उस पे काम करें और उसे जो है नाइट्राइट के रूप में बदल दे। और नाइट्रेट जो है अपने आप को, फिर उल्टा ये चक्र चलेगा, कुछ सूक्ष्म जीव जो है अमोनिया से नाइट्राइट बनाते थे, तो कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्राइट से अमोनिया भी बनाएंगे, तो उसे अमोनिया में बदल करके या तो फिर सीधे वायुमंडल वाली नाइट्रोजन बना देते हैं। और ऐसे ही जो है ये चक्र चलता रहता है और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो स्थिर रहता है। तो बच्चों हमने जो है हमारा पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के खत्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले अध्याय में करा था, हम इसको एक बार पूरा बहुत अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे, ताकि हमें जो है एक एक सारी चीजें याद रहे, सारी रूपरेखा याद रहे कि हमें किन किन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या क्या हमने पढ़ा है, हमें एक बार तो मेरे प्यारे बच्चों हमने जो है पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अध्याय 1 में करा था एक बार इसको और अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे। वैसे तो हम हर टॉपिक को बार बार मैं बोलती रहती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो घुसता जाए। हम एक बार और इसे अच्छी तरीके से दोहराते हैं ताकि ये पूरा कंठस्थ जो है आपको याद हो जाए। तो चलिए हम इसे एक बार और दोहराते हैं, क्योंकि बच्चों मेहनत करके ही बच्चों इंसान जो होता है वो सफल होता है। तो एक और बार दोहराने की हम ये मेहनत करते हैं और हमारे दिमाग में सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से फिट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेत्र आंखों से नहीं देख सकते, हमें उनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, हम इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं। फिर हमने देखा था कि सिर्फ कुछ ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ब्रेड में पाए जाने वाले कुछ चीजें, उनको हमने किसकी सहायता से देखा था, आवर्धक लेंस की सहायता से हम उसे देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों वो हर जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पे ये सूक्ष्म जीव नहीं पा सकते। हिमालय पे चले जाओ तो सूक्ष्म जीव आपको मिल जाएंगे, मरुस्थल में चले जाओ, दलदल में चले जाओ तो आपको मिल जाएंगे, गर्म पानी वाले झरनों में आप चले जाओ वहां पर जो है आपको सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। अपने आसपास की हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिलते हैं। अभी तक जो हमारे हाथ हैं, मेरे हाथ है, उसमें भी आप अगर इसे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको इसमें क्या मिलेंगे, सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। तो ये जो है बच्चों ये हर जगह पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था कि ये या तो एक कोशिकीय रहेंगे या बहुकोशिक रहेंगे। एक कोशिक यानी कि सिर्फ एक कोशिका के सहारे ही जो है ये पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, इनकी शरीर में सिर्फ एक कोशिका मिली जाती है, सारा जीवन जो है वो एक कोशिका पर रहते हैं, सारी क्रियाएं जो है वो एक कोशिका के माध्यम से करते हैं। फिर बच्चों बहुत सारे होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, जो खूब सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर हमने इसमें दो शब्द और पढ़े थे बच्चों, पहला क्या पढ़ा था हमने, प्रोकैरियोटिक पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक में हमने देखा था कि कौन कौन से जीव पढ़े थे, हमने दो पढ़े थे कि जो जीवाणु होंगे वो प्रोक्रियोटिक रहेंगे और साथ में जो है प्रोटोजोआ, ये प्रोक्रियोटिक जीव कहे जाएंगे। इनमें जो है इनकी कोशिका जो रहेगी इसमें अंगक नहीं मिलेंगे और इनके जो केंद्रक रहेगा वो कवर नहीं रहेगा, उस पे जो है झिल्ली मौजूद नहीं होंगी। ये जो है वो प्रोक्रियोटिक रहेंगे यानी कि पुराने जमाने के रहेंगे। फिर जो है नई आधुनिक कोशिका जिनमें रहेंगी वो कैसे रहेंगे, यूक्रियोटिक रहेंगे, ये बहुत ही रंगारंगीन रहेंगे। इनकी जो कोशिका है इनके अंदर बहुत सारे अंगक मौजूद होंगे, केंद्रक जो होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा, वो झिल्ली से कवर रहेगा और वो जो है कोशिका द्रव से अलग रहेगा। बाकी सारे जितने भी हमने देखे थे वो क्या थे, यूक्रियोटिक थे। प्रोक्रियोटिक में हमने सिर्फ दो देखे थे, कौन कौन से, हमने देखा था जीवाणु और प्रोटोजोआ को। फिर उसके बाद जो है बच्चों हमने सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण करा था, 4 भागों में इसे पढ़ा था, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत छोटे हैं, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत तरीके के ये पाए जाते हैं, तो हम उन्हें हर एक को नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमने इसे 4 वर्गों में पढ़ा था। कौन कौन से, पहला था जीवाणु, फिर हमने पढ़ा था कवक, फिर हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ और चौथा हमने पढ़ा था शैवाल।
हमने देखा था बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? जीवाणु की पाई जाती है। ये हर जगह मौजूद रहते हैं। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो कोमा के आकार के होते हैं। इनमें हमने इनके आकार देखे थे। इनसे जो बीमारियां फैलती हैं हमने वो देखी थी। जीवाणु की जो है हमने दो बीमारी देखी थी, ट से देखी थी। एक देखी थी हिपेटाइटिस, और नहीं, हिपेटाइटिस नहीं बच्चों, हिपेटाइटिस हमने किसमें देखी थी? हैप्पी से देखी थी। ट से हमने दो बीमारी देखी थी। पहली देखी थी हमने टीबी, और दूसरी हमने देखी थी टाइफाइड। फिर बच्चों हमने देखा था कवक को। कवक जो होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा था बच्चों कि ये मिलते तो हैं कहाँ कहाँ पर? जमीन पर भी मिलते हैं, पानी पर भी मिलते हैं, पर जो कवक होता है बच्चों वो ज्यादातर जमीन पे रहना ज्यादा पसंद करता है, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारे कुछ कुछ कवक जो है हम उसे खाने के उपयोग में भी लेते हैं, जैसे कि मशरूम और खमीर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के कवक होते हैं। ये बच्चों खानों को बहुत जल्दी बिगाड़ देती है। ब्रेड पे जो हमें छोटे छोटे से फफूंद दिखते हैं वो भी क्या होते हैं? वो कवक होते हैं। फिर हमने देखा था बच्चों प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ में हमने देखा था मलेरिया कौन जैसी बीमारियां जो है वो कौन करता है? प्रोटोजोआ करता है। ये किस पर? ये जो है हमारे पर्यावरण को साफ करने में भी हमारे काम आता है। साथ में हमने देखा था कि ये जो है ये अपशिष्टों पर जो है अपना भोजन ग्रहण करता है, अपशिष्टों को अपना भोजन बनाता है। इस प्रकार से ये अपना पर्यावरण को साफ करने के काम आता है। फिर हमने देखा था शैवाल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ा था हमने कि ये जो है ये एक तरीके से पौधों जैसा होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना खाना जो है ये खुद बनाता है। पर ये जो है बच्चों पेड़ पौधों जैसा अपना खाना तो खुद बनाता है, पर पेड़ पौधों की तरह इसमें डालियां, टहनियां और ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसमें सरल प्रजनन की संरचनाएं मौजूद होती हैं। और मैंने आपको एक और बात इसमें बताई थी कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो पृथ्वी के बाहर जो बच्चों अंतरिक्ष में जाते हैं, वो कुछ प्रकार के शैवाल को भी लेके जाते हैं एज ए खाने के उपयोग में। वो कौन सा था? क्लोरेला नाम का एक शैवाल था, जो कि अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जाता है खाने के रूप में। हम बहुत सारे शैवालों को हमारे समुद्री खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने अलग से विषाणु पढ़े थे कि जो बहुत छोटे से होते हैं पर बहुत उद्यम मचाते हैं। इस पे हमने बोला था कि ये बहुत ही विवादास्पद होते हैं कि ये जीवित में रखें इन्हें कि मृत में रखें, क्योंकि बच्चों ये जब बाहर रहते हैं किसी जीव के अंदर जब नहीं रहते हैं तो ये एक तरीके से मृत से रहते हैं। इनका कोई भी क्रिया इनमें नहीं होती है। पर जैसे ही ये किसी जीव के अंदर चले जाते हैं और उनकी कोशिका को जो है नियंत्रित में ले लेते हैं और उनसे अपना सारे काम शुरू करवाने लग जाते हैं, तब ये जीवित कहलाने लग जाते हैं। और ये जो है फिर बहुत उद्यम मचाते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। हमने देखा था छोटी से छोटी बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी जो है वो किसकी वजह से हो रही थी? वो विषाणु की वजह से हो रही थी। और हमारी जो बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि पोलियो, खसरा, वो भी किसकी वजह से हो रही थी? विषाणु की वजह से हो रही थी। अब हमने जो है देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी होते हैं, जैसे कि हमारे खाना बनाने में बहुत सारे सूक्ष्म जीव काम आते हैं। जैसे यीस्ट जो है वो हमारे खाना बनाने के काम आता है। ब्रेड और केक बनाने में हमारे काम आता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये हमारे जैसे ही हम यीस्ट डालते हैं तो वो उसमें क्या करने लगता है? जनन करने लगता है। और उसके द्वारा क्या है, जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसके कि बुलबुले निकलते हैं और वो जो है खाने को फुला देते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव जो है वो औषधि बनाने में उपयोगी होते हैं। साथ ही में जो है अल्कोहल के बनाने में भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। किस प्रकार से? वो जो क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल का काम क्या होता है कि यीस्ट जो होता है वो किससे बनता है? अल्कोहल फल फ्रूट से, जो गेहूं से बनता है, तो उनमें जो प्राकृतिक शक्कर मिली जाती है उसे यीस्ट जो है किसमें बदल देता है? अल्कोहल में बदल देता है। किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में। इसे हमने क्या कहा था? हमने इसे किण्वन कहा था। फिर बच्चों हमने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे
कचरे जैसे कि जैविक कचरे जो होते हैं, जैसे कि मृत पेड़ पौधे, इनके अवशिष्टों को क्या कर देते हैं, इसका अपघटन कर देते हैं, सरल पदार्थ में बना देते हैं, इनकी सड़न करके जो है इन्हें मिट्टी में लीन कर देते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ करने के काम आते हैं। तो हमने कौन कौन सी चीजें देखी थी? पहला, खाना बनाने में हमारे काम आते हैं। दूसरा, हमने देखा था कि पर्यावरण को साफ करने के काम आते हैं। तीसरा, हमने देखा था औषधि, बहुत सारी औषधि जो रहती है वो हमारी किससे बनती है? प्रतिजैविक जो हमने देखी थी वो किससे बनी थी? वो हमारे जीवाणु से बनी थी, यानी सूक्ष्म जीव से बनी थी। और चौथा, हमने देखा था कि ये कृषि के जो है मित्र होते हैं, ये हमारी मिट्टी का जो है गुणवत्ता बढ़ाते हैं। फिर हमने देखा था बच्चों कि जहां ये हमारे मित्र बन रहे हैं तो साथ ही में ये कहीं कहीं हमारे शत्रु भी बनेंगे। हमें बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो किनके माध्यम से होती है? सूक्ष्म जीव के कारण होती है। जो सूक्ष्म जीव हमें रोग पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे विषाणु कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। विषाणु तो बच्चों वायरसेस को कहते हैं, है ना? तो रोगाणु कहते हैं। हमने देखा था कि प्रोटोजोआ से डायरिया यानी कि अतिसार और मलेरिया जैसे रोग होते हैं। फिर जो है हमने देखा था कि जो जीवाणु होते हैं उससे कौन से रोग देखे थे हमने? टर्टर से देखे थे, यानी कि टीबी और टाइफाइड देखा था। और वायरस से, विषाणु से जो रोग होते हैं उसको हमने याद किसे किया था? चिकी खाना पीना ले, यानी कि हैप्पी चिकी खाना पीना ले, हिपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, और एक और क्या था? ल से क्या आ जाएगा? ल को हमें साइलेंट करना था, और च से हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स। ये हमारे वायरसेस से होते हैं। फिर हमने इसके बचाव के देखे थे कि हमें जो है हमेशा स्वच्छ खाना खाना चाहिए, ढका हुआ खाना खाना चाहिए, पानी जो है उबला हुआ लेना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति अगर हमारे साथ है तो उसे जो है थोड़ा अलग रखना चाहिए, उसकी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ देखे थे कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है उनके वाहक की तरह काम कर रहे हैं मच्छर। तो आप अगर आसपास जो पानी अगर हमारा ठहर रहा है तो उसे जो है हमें बंद करवाना चाहिए, नियमित रूप से कूलर और इनके पानियों को बदलना चाहिए। साथ में जो है मच्छर अगर हो रहे हैं तो रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इससे बीमारियों से बच सके। फिर बच्चों हमने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे खाने में विष डाल देते हैं, जहर बना देते हैं हमारे खाने को, जिससे कि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया था कि हमने जो है हमारे खाने को हमेशा ढक के रखा था। फिर जो है बच्चों हमने देखा था एक और नया विषय पढ़ा था जिसे हमने कहा था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपलब्ध होती है वो किस रूप में मिलती है बच्चों? वो हमें गैस के रूप में मिलती है, N2 के रूप में मिलती है। फिर हमने इसमें देखा था कि ये जो N2 है इसका स्थिरीकरण होता है प्रकृति के द्वारा, और ये किस में बदल जाती है? ये अमोनिया यानी कि NH3 में बदल जाती है। पर बच्चों जो NH3 होता है वो पेड़ पौधे इसको आसानी से सोख नहीं पाते हैं पानी के साथ जड़ों की मदद से। तो जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं इसे किस में बदल देते हैं? इस अमोनिया को नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, और इसको जो है आसानी से पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से अंदर ले लेते हैं, और फिर इस नाइट्रोजन का जो है बहुत सारी चीजें बनाने में उपयोग लेते हैं, जैसे कि सारे प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए इस नाइट्रोजन का उपयोग होता है। फिर पेड़ पौधों से ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है? जंतुओं में चला जाता है, और जंतुओं में भी ये सारी चीजें इनकी बनती हैं। इसमें हमने देखा था बच्चों कि कुछ सूक्ष्म जीव जो रहते हैं किनके साथ, किनकी जड़ों में मिलते हैं? गांठ में मिलते हैं, गांठ की तरह किनकी जड़ों में मिलते हैं? कुछ फलीदार पौधों में मिलते हैं। हमने इसका एक जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता देखा था फलीदार पौधे और राइजोबियम का। इसमें हमने देखा था कि राइजोबियम जो है वो उनकी जड़ों में गांठ की तरह रहते हैं, उन्हें जो है पौधे जो है रहने की जगह देते हैं, और उसके बदले में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उनके लिए मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि उनके लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं उनकी तरीके से, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि आती है। उसके बाद जो है बच्चों हमने हमारे नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है वापस से वायुमंडल में आ जाता है, या फिर अंदर ही अंदर जो है उसका चक्रण चलता रहता है। हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है कुछ सूक्ष्म जीव जो है NH3 को किस में बदल देते हैं? NO3 में बदल देते हैं, जो पौधे ले सके और फिर अपने सारे कार्य इससे कर सके।
फिर जो है बच्चों हमने इसका उल्टा देखा था कि जब हमारे पेड़ पौधे जो है वो मृत हो जाते हैं तो उनमें जो मौजूद नाइट्रोजन होता है उनका जो कुछ सूक्ष्म जीव है उसका अपघटन कर देते हैं और उसे वापस से वायुमंडल वाले नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इस प्रकार से हमने इसका पूरा चक्रण जो है देखा था।